नमस्कार दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का मेरा दूसरा लेक्चर है और आज मैं आपसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय के बीच में चर्चा करूंगा। दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है देखेंगे हम आज के अपनी इस क्लास में। साथ ही मैं आज बात करूंगा इनसे संबंधित कुछ शब्दावलियों पर। जैसे मैं बात करूंगा आपसे आज फैक्टर, इनकम, कारक, आय और ट्रांसफ़र इनकम, हस्तांतरण आय के बीच क्या अंतर है, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ग्रॉस सकल मूल्य और निवल मूल्य, नेट वैल्यू पे हम बात करेंगे। सकल मूल्य और निवल मूल्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सामान्य, निवासी और नागरिक, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। साथ ही हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के संदर्भ में घरेलू सीमा क्या होती है, इसका व्यापक के अर्थ क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये सारी बातें हमें जानना इसलिए आवश्यक है, जब तक हम इन सब के बारे में विस्तार से नहीं समझेंगे तो हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ ही आज की इस क्लास में मैं इस बिंदु पर भी चर्चा करूंगा कि नेशनल इनकम को कौन सी संस्था जो है वो इसका आकलन करती है, ये हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि नेशनल इनकम का क्या महत्व है, क्यों कोई भी देश अपने यहाँ राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, उसका क्या महत्व है। साथ ही हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेशनल इनकम के कुछ रूप हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन पर भी चर्चा करूंगा। इस तरह से इन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे मैं आपसे आज बात करूंगा। देखिए मित्रों, मेरी इकोनॉमिक की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ शब्दावलियों पर हमने चर्चा किया था और उसमें मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा भारत है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखिए, आपको शायद पता होगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो दो आधारों पर मापा जाता है, जीडीपी के आधार पर और पीपीपी के आधार पर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। देखिए, मैं आज जो बात करना चाह रहा हूं, मैं एक मेंस के एक क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो मेरी वीडियो इससे पहले की थी, जो पहला लेक्चर था, उससे संबंधित यह है प्रश्न है। देखिए, जीडीपी के आधार पर आपको पता होगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका पांचवा, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के आधार पर। ठीक है, इससे बड़ी जो 4 है वो, उसमें आपका यूएसए की इकोनॉमी है, उसके बाद चाइना का स्थान आता है, फिर जापान का है और उसके बाद जर्मनी का स्थान है। भारत जो है 5वें स्थान पर है।
पीपी के आधार पर आपको पता है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, राइट। और इससे दो जो है टॉप में है, पीपी के आधार पर टॉप में चाइना है और उसके बाद यूएसए है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। पीपी के आधार पर भारत की जो इकोनॉमी का जो आकार है वो लगभग 10.5 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। और जीडीपी के आधार पर भारत की जो इकोनॉमी का आकार है वह 2.94 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये सारे कंटेंट आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखने हैं, राइट है। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है, या आपसे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछ सकता है कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 5वां है, पीपी के आधार पर भारत की इकोनॉमी का स्थान 3रा है, इसके बाद भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है। समीक्षा करिए इस बात की, या क्या आप सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए, और है तो क्यों है। तो देखिए मैंने आपको अपने उस क्लास में बताया था कि विकासशील देशों की श्रेणी में भारत या कोई देश क्यों शामिल होता है। उसमें कई तरह के मैंने तथ्य बताए थे कि तकनीक के आधार पर यदि बहुत ज़्यादा हमारे पास तकनीक बहुत विकसित नहीं है तो ठीक है, संसाधनों का दोहन तो हो रहा है लेकिन संसाधनों का दोहन जो है पूरी क्षमता से नहीं हो रहा है, तो प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा जो इनकम है, वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर कम है। आपको पता होगा कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 2100 अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय भी भारत की कम है, राइट। इसके अलावा भारत मानव विकास सूचकांक में भी, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, अभी आपको पता होगा कि 129वीं रैंक है 2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि भारत में गरीबी दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 28% लोग जो है भारत में गरीबी दर के नीचे आ रहे हैं। तो इन तमाम तथ्यों को आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसलिए भारत जो है वो विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल है। लेकिन निष्कर्ष में आप ये कह सकते हैं कि भारत इस समय संक्रमणशील दौर से गुजर रहा है, अर्थात विकसित अर्थव्यवस्था की ओर क्या हो रहा है, उन्मुख हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप बता सकते हैं निष्कर्ष में। तो इस तरह से जो मेरा जो पहला लेक्चर था इकोनॉमिक्स का, वहाँ से आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। वहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है। तो संविधान के अनुसार इसकी व्याख्या आप करिएगा। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यह कोशिश की है, हमने यह किया है कि जो भारत में जो निचला तबका है ना, उसका भी पूर्ण विकास हो, राइट। समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद को भी हमने क्या है, इंपॉर्टेंस दी है। तो इस तरह से आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो हम अब बात करेंगे आज का जो हमारा लेक्चर है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय। तो देखिए आप पहले समझिए ध्यान से, राष्ट्रीय आय होती क्या है। देखिए राष्ट्रीय आय मतलब एक देश की आय। आपको पता है कि हर व्यक्ति की एक आय होती है, एक इनकम होती है। तो इसी तरह से हर देश की भी क्या होती है, एक आय होती है, ठीक है, एक इनकम होती है। अब राष्ट्रीय आय है क्या, तो देखिए राष्ट्रीय आय को जानने के लिए आपको 3-4 बातें जाननी ज़रूरी है। एक तो जाननी ज़रूरी है फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष। आपको पता होगा कि भारत में 2 फाइनेंशियल ईयर है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वित्त वर्ष, ठीक है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है, ठीक है, केंद्रीय सरकार का। और एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो आरबीआई का है, बैंकिंग सेक्टर का है,
जो 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। हालांकि आपको शायद पता होगा, जो बैंकिंग सेक्टर में एक बिमल जालान की कमेटी बैठी थी, उसने यह अनुशंसा की थी कि बैंकिंग वित्तीय वर्ष भी जो है वो केंद्रीय सरकार का जो वित्तीय वर्ष है उसके अनुरूप होना चाहिए, अर्थात उसको बदलकर 1 अप्रैल और 31 मार्च कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए वो कब होता है। फिलहाल हम आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आय जानने के लिए हमें क्या क्या जानना है, तो हमें एक जानना है वित्त वर्ष, राइट, फाइनेंशियल ईयर। एक वित्त वर्ष होता है ना, एक वित्त वर्ष में किसी देश के निवासियों द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसके कुल योग को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, समझ गया ना। परिभाषा क्या लिखोगे आप कि एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, किसी देश के निवासियों द्वारा, अब भारत है तो भारत के निवासियों द्वारा, ठीक है, जो आय अर्जित की जाती है उसका कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको एक दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो कि एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में जो भी हम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है, इसका जो कुल मौद्रिक मूल्य है, जो इसका कुल मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, जो इसका कुल मौद्रिक मूल्य होता है वह क्या होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 अलग अलग परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय को समझने के लिए आपको ये समझना है कि निवासी कौन होते हैं। जैसे मैं आपको बताया था ना कि सामान्य निवासी, नागरिक, सिटीजनशिप, और सामान्य निवासी एक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही प्रवासी भारतीय, आपको पता होगा कि प्रवासी भारतीय की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसे चेंज कर दिया गया है। 2020-21 का जो बजट पेश किया गया था उसमें एनआरआई की जो परिभाषा है उसे चेंज किया गया है। तो आज के हम इस अपने वीडियो में एनआरआई के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय आय की आपको एक परिभाषा की जानकारी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। देखिए राष्ट्रीय आय को कौन आकलित करता है पहले समझ लीजिए। तो भारत में नेशनल इनकम को जो आकलित करने वाली जो संस्था है वह है सीएसओ। देखिए सीएसओ को 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक संस्था थी जो राष्ट्रीय आय को आकलित करती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो सीएसओ है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, इसका नाम हो गया है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, या नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। और यह कब हुआ है परिवर्तन? 2019 में। ठीक है, और आप ये भी जानिएगा कि 2019 में सीएसओ प्लस एनएसएसओ को एक साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और दोनों का जो काम है वो किसको सौंप दिया गया है, एनएसओ या सीएसओ को। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय या केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय को दोनों का काम सौंप दिया गया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये बात भी आपको जानकारी रखनी है। अब देखिए सीएसओ और क्या क्या काम करता है, सीएसओ और क्या क्या काम करता है आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सीएसओ और कौन कौन सा काम करता है। देखिए सीएसओ और भी कई सारे सूचकांक जारी करता है। आपने नाम सुना होगा सीपीआई, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कस्टमर प्राइस इंडेक्स,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? CSO। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, यह भी कौन जारी करता है? CSO। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ऊर्जा सांख्यिकी कौन जारी करता है? CSO। ठीक है, इसके अलावा मानव विकास सांख्यिकी, ठीक है, ये कौन जारी करता है? CSO। इसके अलावा जेंडर स्टैटिक्स सांख्यिकी भी जारी करता है, कौन करता है? CSO। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो CSO कुछ और भी काम करता है, राइट, नेशनल इनकम के अलावा। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा आप कि 2011-12 है वो आधार वर्ष है नेशनल इनकम को आकलित करने का। ठीक है, अब देखिए हमें ये समझना है कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। आखिर कोई देश अपने यहाँ राष्ट्रीय आय का आकलन क्यों करता है? ठीक है, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का आकलन क्यों किया जाता है, आपको ये समझना है। तो देखिए, जो मेरी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी, मैंने उसमें बताया था कि अर्थशास्त्र में कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के माध्यम से कोई देश, ठीक है, संसाधनों का आवंटन करता है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक क्या हो? जन कल्याण हो। तो राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम उसी व्यवस्था का आकलन करते हैं, यह देखते हैं कि वास्तव में संसाधनों का जो आवंटन है, संसाधनों का जो क्या है बेटा? आवंटन है, उसका स्तर क्या रहा है? संसाधनों का जो आवंटन हुआ है वह किस स्तर तक हुआ है? आर्थिक जो विषमताएं हैं वो कुछ कम हुई हैं कि नहीं हुई है? आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? इसके लिए हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। ठीक है, संसाधनों के आवंटन का स्तर जानने के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जन कल्याण का जो स्तर रहा है, ठीक है, भौतिक कल्याण या आर्थिक कल्याण, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या भौतिक कल्याण का जो स्तर रहा है, भौतिक कल्याण का जो स्तर है उसका भी हम आकलन करते हैं। किसके माध्यम से? राष्ट्रीय आय के माध्यम से। इस तरह से राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, यदि आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, आपके मेंस में ऐसा पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय को कौन कौन से कारक, राष्ट्रीय आय को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक बार इस पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे आपको इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी कारकों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। देखिए कौन कौन से कारक हैं। एक तो आप बता सकते हो पूंजी उत्पाद, ठीक है, अनुपात, यह प्रभावित करता है। ठीक है, संसाधन की उपलब्धता कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है, यह प्रभावित करती है, राष्ट्रीय आय को करता है। इसके अलावा श्रम की कार्यकुशलता भी प्रभावित करता है, किसको? राष्ट्रीय आय को। ठीक है, साथ में मानव पूंजी दर भी राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। ठीक है, इकोनॉमिकल एजुकेशन, वित्तीय या फाइनेंशियल एजुकेशन भी जो है प्रभावित करता है राष्ट्रीय आय को। फाइनेंशियल इंक्लूजन,
वित्तीय समावेशन, ठीक है, यह भी प्रभावित करता है राष्ट्रीय आय को। इसके अलावा बचत दर जो है वह भी प्रभावित करता है, ठीक है। निवेश दर यह भी प्रभावित करता है। तकनीकी का विकास, ठीक है, यह भी प्रभावित करता है राष्ट्रीय आय को। इसके अलावा उद्यमशीलता, ठीक है, यह भी प्रभावित करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, वैसे वैसे आपको इन सभी जो कारक हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी विस्तार से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बताया कि राष्ट्रीय आय को और कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है। देखिए, अब जैसे आपने राष्ट्रीय आय के बारे में जान लिया है कि एक वित्तीय वर्ष में उस देश के निवासियों द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक आय क्या है? देखिए, डोमेस्टिक आय समझने के लिए थोड़ा सा 2-3 बातें समझ लीजिए। कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे एक शब्दावली है सामान्य निवासी। देखिए, सिटीजनशिप नागरिकता से अलग है, ठीक है। किसी देश में, जैसे भारत की हम संदर्भ में बात करें कि भारत में देखिए, जैसे हम तो आपको पता है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नागरिकता से संबंधित है ना। तो कुछ तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले कैसे नागरिकता दी जाएगी, इससे संबंधित कुछ आर्टिकल से 5, 6, 7, 8, ठीक है। बाकी जो है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना था उसके आधार पर नागरिकता देने के कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे, है ना। जन्म से, वंश से, है ना, और आपका पंजीकरण द्वारा, कोई हम क्षेत्र को अधिग्रहित करते हैं उसको द्वारा, ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता हमारे भारत में मिलती है। तो नागरिकता के बारे में यदि आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरी 3 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले सामान्य निवासी। नागरिक और सामान्य निवासी में बेटा थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क हो, देखिए, सामान्य निवासी जैसे कोई भी एक व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि यूएसए का एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, यूएसए का कोई व्यक्ति ए है जिसके पास यूएसए की नागरिकता है, ठीक है, लेकिन वह यदि 2 शर्तें पूरी करता है तो वह भारत का सामान्य निवासी बन सकता है, ठीक है। वो कौन सी 2 शर्तें हैं बेटा? एक शर्त ये है कि यदि वह भारत में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक रहे, 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक वह भारत में रहे। और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा जो क्राइटेरिया, दूसरी जो शर्त है वो ये है कि उसका भारत में इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हो, आर्थिक रुचि, भारत में क्या हो, उसकी आर्थिक रुचि हो, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हो। आर्थिक रुचि से मतलब क्या होता है बेटा? आर्थिक रुचि से मतलब होता है बेटा कि भारत में वह कुछ कमाए भी, मतलब भारत में कुछ काम करे तो कुछ उसको इनकम हो और साथ में वह खर्च भी करे। भारत में क्या करे, वो व्यय करे, ठीक है। यदि भारत में वो कुछ कमा भी रहा है और भारत में वो कुछ खर्च भी कर रहा है तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, आर्थिक रुचि। तो देखिए, कोई यूएसए का एक कोई व्यक्ति है और वह भारत का सामान्य निवासी कहा जाएगा यदि वो इन 2 शर्तों को पूरी करता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी देश हो सकता है, ठीक है, किसी देश का कोई भी व्यक्ति यदि इन 2 शर्तों को पूरा करता है तो वह भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। लेकिन नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है? अलग प्रावधान है, ठीक है। जन्म से है, वंश से है, राइट, बाई ब्लड, है ना, बाई वंश, ठीक है, प्राकृतिक करण या देशीकरण से है ना, तो वो अलग है ना। नागरिकता ध्यान रखिएगा, तो नागरिकता अलग चीज है ना, और सामान्य निवासी अलग चीज है। नागरिकता को दी जा सकती है या छीनी भी जा सकती है। सामान्य निवासी
ये 2 क्राइटेरिया जो पूरा करते हैं वो भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। अब सामान्य निवासी क्यों पढ़ना है आपको बेटा? जब डोमेस्टिक इनकम पढ़ेंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए, राइट। अच्छा, एक बात यहाँ पर और, सामान्य निवासी जान गए कि कौन होता है। अब सामान्य निवासी कौन नहीं होगा? इन 2 शर्तों को पूरी करने के बाद भी, ये जो दो शर्तें हैं, इन 2 शर्तों को कोई पूरा कर रहा है, कोई एक व्यक्ति, लेकिन वह तब भी भारत में सामान्य निवासी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। तो ऐसे कौन से वो व्यक्ति हैं जो सामान्य निवासी के श्रेणी में शामिल नहीं किए जाएंगे, जबकि वो ये दोनों जो शर्तें हैं उसे फुलफिल कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो समझिए आप, पहली बात तो अभी समझिए कि आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारे इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, विश्व बैंक हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, राइट, विश्व WTO हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, तमाम इनके क्या है हमारे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इन तमाम क्षेत्रीय कार्यालयों में अनेक विदेशी नागरिक क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, और वो कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी नागरिक भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे, राइट। दूसरा कौन इस श्रेणी में नहीं आएगा? अब पता है कि देखिए, अब तो वैश्वीकरण हो गया है, ठीक है। भारत की या दुनिया के लोग खेलने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई विश्व कप, कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। तमाम देश के जो खिलाड़ी हैं वो उस देश में पहुंचेंगे। भारत की हम बात करते हैं, मान लीजिए भारत में कोई गेम हो रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय गेम हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय गेम को खेलने के लिए बहुत सारे जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो भारत में आएंगे, ठीक है। तो देखिए, ऐसे लोग, ऐसे विदेशी व्यक्ति जो खेल कूद के उद्देश्य से भारत में आए हैं, ठीक है, तो भले ही इन 2 शर्तों को पूरी करें तब भी वो सामान्य निवासी के श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि आजकल क्या हो गया है, चिकित्सा के लिए, है ना, ट्रीटमेंट के लिए लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपको पता है कि टाटा मेमोरियल जो कैंसर का एक हॉस्पिटल है मुंबई में, बड़ा फेमस है, तमाम एशिया के लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और कैंसर का इलाज जो है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का इलाज है, ठीक है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, है ना, ठीक है, हार्मोन थेरेपी, कई तरह के का इलाज होता है, कई साल लग जाते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कोई एक विदेशी व्यक्ति, ठीक है, या कहीं से, सिंगापुर से, अफगानिस्तान से, कहीं से भी आया और ट्रीटमेंट के लिए आया, ठीक है, और भारत में वह कई साल रह गया और इन दोनों स्थितियों को पूरा कर रहा है, तो भी वो सामान्य निवासी श्रेणी में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो कौन कौन नहीं आएगा? खेल कूद के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति आया है तो, चिकित्सा या इलाज के लिए कोई व्यक्ति आया है तो, पर्यटन के लिए यदि कोई व्यक्ति आया है तो, ठीक है, ऐसे कुछ व्यक्तियों को सामान्य निवासी के, कैसे कुछ विदेशी व्यक्तियों को, ठीक है, माफ करिएगा, इस श्रेणी में नहीं रखेंगे, राइट। और इसके अलावा आपको पता है कि भारत में बहुत सारे कूटनीतिक, जिन्हें हम बोलते हैं राजदूत, भारत में बहुत सारे एम्बेसडर हैं। यूएसए का एम्बेसडर है, मतलब एक एम्बेसी है ना, और उस एम्बेसी में राजदूत है और उसके अधीन बहुत सारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं अमेरिका के, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे, सभी देशों के लगभग भारत में क्या है, एम्बेसी है, ठीक है। और उन एम्बेसीज में उस देश के बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें बोलते हैं कूटनीतिज्ञ बोलते हैं, है ना। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों को, ठीक है, विदेशी कूटनीतिज्ञों को भी हम भारत का सामान्य निवासी नहीं मानेंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक और समझ लीजिए, तो इस तरह से आप बोल सकते हो जो कूटनीतिज्ञ हैं ना, उनको भी इस श्रेणी में नहीं रखेंगे। और किसी ने रखेंगे बेटा? और नहीं रखेंगे। आपको पता है कि नहीं, जैसे अफगानिस्तान की हम एग्जांपल लेते हैं। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, आपको पता है कि आज भी अमेरिका की जो फौज है वो वहाँ पर है और कई साल वो वहाँ पे रह कई साल से वहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो
वहाँ के सामान्य निवासी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई सेना है ना, या ये बोलो कोई सशस्त्र बल, कोई है ना, यदि कोई सशस्त्र बल, ठीक है, किसी देश में तैनात किया गया है शांति के उद्देश्य से, ठीक है, वहाँ पर शांति के उद्देश्य से, तो उस सशस्त्र बल में जो भी व्यक्ति शामिल हैं, जो भी विदेशी व्यक्ति शामिल हैं, वह उस देश का सामान्य निवासी के श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस तरह से सामान्य निवासी में कौन सा विदेशी व्यक्ति आएगा, ठीक है, वो जो 2 शर्तें पूरी करने वाला, और कौन नहीं आएगा, ये आपको जानना ज़रूरी था। और सामान्य निवासी जानना इसलिए ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आपको डोमेस्टिक इनकम समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, घरेलू सीमा। देखिए, घरेलू सीमा किस संदर्भ में? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में घरेलू सीमा क्या होती है? एक अर्थव्यवस्था में इसका एक व्यापक संदर्भ लिया जाता है, ठीक है, घरेलू सीमा को। देखिए, सामान्यतः आपको पता है कि किसी देश की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, या उसे बोल दीजिए राजनीतिक एक सीमा होती है ना, ठीक है, या उसे हम कह सकते हैं एक स्थलीय सीमा होती है, ठीक है, राइट। लेकिन अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा में स्थलीय सीमा तो बेटा आएगी ही, शामिल होगी ही, साथ ही साथ समुद्री सीमा भी शामिल की जाती है। समुद्री सीमा क्या होती है आपको पता है, भारत की यदि आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कोस्टल लाइन देखेंगे, है ना, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप कि भारत में एक, है ना, कोस्टल लाइन में देखोगे कि आप एक ऐसे बेस लाइन है, क्या है, एक आधार रेखा है ना, और इस आधार रेखा से, है ना, इस आधार रेखा से, इसे तो देखिए आधार रेखा के जो हमारी ये कोस्टल लाइन है और जो आधार रेखा है, आधार रेखा क्या होती है, जो कटी फटी जो तटीय रेखा है, उसे जो रेखा मिलाती है उसे बोलते हैं आधार रेखा। तो आधार रेखा से अगले 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, कितना, 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, वो भारत का समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में घरेलू सीमा के अंतर्गत स्थलीय सीमा, जो राजनीतिक सीमा है, वो तो शामिल होती ही है, साथ में समुद्री सीमा भी शामिल होती है, ठीक है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि बेस लाइन, ये आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है, क्या होता है, इसे बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। क्या बोलते हैं इसे? क्षेत्रीय सागर बोलते हैं बेटा। और 24 नॉटिकल मील तक आधार रेखा से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आप चाहो तो इसे ऐसा भी कह सकते हो, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक क्षेत्रीय सागर है, फिर 12 नॉटिकल मील से अगले 12 नॉटिकल मील तक क्या है, अविच्छिन्न मंडल है, और देन 24 नॉटिकल के मील जो कितना बचेगा, 176 मील तक क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये समुद्री सीमा है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से समुद्री सीमा भी जो है घरेलू सीमा में आएगी, भारतीय संदर्भ में हम बात करें, ठीक है बेटा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि हमारे भारत की भी बहुत सारी क्या है, एम्बेसीज है ना, अलग अलग देशों में, ठीक है, यूएसए में है, कनाडा में है, हर देश में, ठीक है, अलग अलग क्या है, देशों में क्या है, हमारी एम्बेसी है, और वहाँ हमारा एक क्षेत्र है ना, जिससे ना हमारा एक कैंपस है। तो आपको पता है, जैसे एग्जांपल में के लिए यूएसए में हमारा एक कैंपस है, मान लीजिए, ठीक है, न्यूयॉर्क में हमारी एम्बेसी है, और वहाँ पर मतलब वाशिंगटन डीसी में हमारी एम्बेसी है, और वहाँ पर हमारा क्या है, कैंपस है। तो वो क्षेत्र मतलब किसी भी देश में भारत का जो एम्बेसी का एरिया है ना, भले वो उस देश में है, जैसे यूएसए में है, लेकिन वह भारत की घरेलू सीमा में उस क्षेत्र को
शामिल किया जाता है। यह भले ही अमेरिका में यूएसए में है ना, लेकिन यहाँ पर भारत के रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं, ठीक है, भारत के नियम यहाँ पर लागू होते हैं। तो यह भी क्या है, भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल है। तो आप समझ गए होंगे कि घरेलू सीमा इकोनॉमिक से संदर्भ में क्या क्या है। घरेलू सीमा मैंने क्यों बताया बेटा, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, है ना, डोमेस्टिक जब पढ़ेंगे इनकम, तो हमें घरेलू सीमा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसके बारे में सही ढंग से समझ पाएंगे, राइट बेटा। चलो अब देखिए हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय और नेशनल इनकम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो बेटा, सामान्य सी बात है। घरेलू इनकम के अंतर्गत हम क्या शामिल करते, देखिए, निवासियों द्वारा और साथ में गैर निवासियों द्वारा और गैर निवासियों द्वारा जो भारत के घरेलू सीमा के अंदर जो आय अर्जित की जाती है, बेटा देखो, आय भी दो तरह की होती है ना, ध्यान रखना। एक होती है फैक्टर इनकम, कारक आय। तो ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो नेशनल इनकम की बात हो, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम की बात हो, जो आय अर्जित की जाती है वो आय कौन सी, जिस आय का आकलन किया जाता है वो कौन सी आय है, फैक्टर इनकम, ठीक है। ट्रांसफर इनकम को इसमें न तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करती है। अभी बताऊंगा आपको कि कारक इनकम क्या है, कारक आय क्या है, ट्रांसफर आय क्या है, भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप समझिए, डोमेस्टिक इनकम में सबसे मुख्य बात क्या होती है, घरेलू सीमा। अब घरेलू सीमा आपको क्या है, पता हो चुका है कि एक स्थलीय सीमा, हमारी जैसे भारत की हम बात करें तो भारत की एक स्थलीय सीमा है, ठीक है, वो साथ में समुद्री सीमा जो भारत की है, और भारत के जहाँ जहाँ एम्बेसीज हैं, ठीक है, उसकी सीमा जो है वो घरेलू सीमा में आती है। तो भारत की घरेलू सीमा में कोई भी निवासी मतलब आप बता चुका हूँ आपको, सामान्य निवासी, है ना, सामान्य निवासी आप कह सकते हैं। अब सामान्य निवासी में बेटा भारतीय भी आते हैं, भारतीय नागरिक भी आएंगे, ठीक है, जैसे हम सब आएंगे, हम क्योंकि भारत में रहते हैं, साथ में विदेशी भी आएंगे। लेकिन कौन से विदेशी नागरिक आएंगे, बेटा, जो वो दो शर्तों को पूरी करते हैं, है ना, वो इसमें आएंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, गैर निवासी भी इसमें आते हैं। ऐसे गैर निवासी जो भारत की घरेलू सीमा में आकर वो क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और उससे वो इनकम प्राप्त कर रहे हैं। कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रहते तो यूएसए में है, लेकिन उनका व्यवसाय भारत में चल रहा है और यहाँ से इनकम वो प्राप्त कर रहे हैं घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, राइट। चाहे भारत में या भारत के समुद्री सीमा के बीच के अंतर्गत, या फिर यूएसए में मान लीजिए कोई व्यक्ति है और यूएसए में मान लीजिए जो हमारी एम्बेसी है वहाँ वो कोई व्यापार कर रहा है, कोई वहाँ सप्लाई कर रहा है वो कोई सामान, उसको वहाँ से कुछ इनकम अर्जित हो रही है, ठीक है। तो गैर निवासी, ध्यान रखना, गैर निवासी क्या होते हैं बेटा, जो विदेशी नागरिक है, ठीक है, जो विदेशी नागरिक है, लेकिन वो जो दो शर्तें थी उनको वो फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब एक साल या उससे ज़्यादा वो भारत में नहीं रहा, उससे कम रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो गैर निवासी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम में निवासियों को, सामान्य निवासियों को और गैर निवासियों को शामिल किया जाता है जब वो घरेलू सीमा के अंतर्गत, है ना, कोई आय को अर्जित करते। कौन सी आय बेटा, फैक्टर आय, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें डोमेस्टिक इनकम में क्या शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए, भारतीय नागरिक भी दो तरह के होते हैं बेटा। एक तो भारतीय नागरिक जो भारत में हमेशा रहता है, जैसे हम आप सब है ना, हम सब भारतीय नागरिक हैं ना, हम हमेशा भारत में ही रहते हैं, राइट है। और एक होता है, पता है आपको, कि जिसे बोलते हैं एनआरआई, प्रवासी भारतीय। वो भारत का नागरिक है लेकिन ज़्यादा समय वो कहाँ रहता है, भारत से बाहर रहता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एनआरआई। तो ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम में एनआरआई की इनकम को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि एनआरआई कहाँ कमाता है बेटा, एनआरआई घरेलू सीमा से बाहर रहकर इनकम कमा रहा है ना। एनआरआई कौन है, जो घरेलू सीमा से बाहर रहकर किसी दूसरे देश में रहता है और वहाँ से वह आय अर्जित करता है। तो
एनआरआई की इनकम को इसमें शामिल नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यदि एनआरआई भारत की घरेलू सीमा में रहकर कुछ अर्जित, ऐसा हो सकता है ना। देखिए, आपको पता होना चाहिए एनआरआई कौन है। देखिए 2020-21 में जो बजट आया था उसमें एनआरआई की परिभाषा को डिफाइन किया गया है फिर से। देखिए, इससे पहले क्या था, एनआरआई वो कहलाता था जो 182 दिन मतलब 365 दिनों में या 365 दिनों में जो आधा दिन भारत में रहे और आधा दिन या उससे ज्यादा भारत से बाहर रहे, वो कौन होता था, एनआरआई होता था। कब, 2020-21 में जो बजट आया था उससे पहले। 2020-21 के बजट में क्या कर दिया गया है, इस अवधि को घटा दिया गया है, 182 को की जगह पे 120 दिन कर दिया गया है और यहाँ पर 245 दिन कर दिया गया। अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत में केवल 120 दिन, 365 दिनों में केवल वह 120 दिन क्या भारत में रहता है और 245 दिन जो है वो कहाँ रहता है बेटा, विदेश में रहता है, उसे बोलते हैं एनआरआई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डोमेस्टिक इनकम में एनआरआई की कौन सी इनकम को शामिल नहीं करती, ये 245 दिन के इनकम को शामिल नहीं करती, क्योंकि 245 दिन वो कहाँ रहा है बेटा, किसी अन्य देश में रहा। लेकिन जो 120 दिन भारत में रहा है और यदि 120 दिन भारत में रहकर उसने कुछ काम किया है, उसने कुछ यहाँ पे काम किया है और उस काम से भाई भारत में रहा है, मतलब भारत के घरेलू सीमा में रहा है और घरेलू सीमा में रहकर उसने कुछ काम किया है, तो उसने कुछ आय अर्जित की होगी, तो उस आय को बेटा शामिल करेंगे। ध्यान रखना, किस आय को शामिल नहीं करेंगे, एनआरआई द्वारा जो भारत की घरेलू सीमा के बाहर जो आय अर्जित की गई है उसे इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं माफ करेगा, नेशनल इनकम के बारे में। बहुत सामान्य सी बात है, आपने यदि डोमेस्टिक इनकम समझ लिया है तो नेशनल इनकम भी समझ लेंगे, बहुत ईजी हो गया। देखिए, डोमेस्टिक इनकम में निवासी शामिल थे और गैर निवासी, यहां पर केवल निवासी शामिल है, निवासी, ठीक है। गैर निवासियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो निवासी द्वारा, ठीक है, भारत के घरेलू सीमा में जो आय अर्जित की जाती है, कौन सी आय होती है बेटा, कारक आय, फैक्टर आय, ठीक है। और एनआरआई द्वारा जो भारत से बाहर, ठीक है ना, जो आय अर्जित की जाती, कौन सी आय बेटा, फैक्टर आय। इन दोनों को हम शामिल करते हैं किसमें, नेशनल इनकम में, ठीक है। तो भारत का कोई निवासी, ठीक है, घरेलू सीमा में रहकर या फिर घरेलू सीमा के बाहर रहकर, लेकिन भारत का निवासी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। गैर निवासियों को इसमें शामिल नहीं करते। गैर निवासियों द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है उसे हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। केवल गैर निवासियों के आय को हम डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं। इसमें निवासियों प्लस साथ में प्रवासी भारतीयों, प्रवासी निवासियों, ठीक है, निवासी और प्रवासी निवासियों के आय को ही हम शामिल करते हैं, ठीक है। किसमें बेटा, राष्ट्रीय आय में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय और डोमेस्टिक आय में क्या अंतर है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है बेटा, मैं समझा दिया, ठीक। आपको आपके एग्जाम में यदि कुछ ऐसा आता है तो इसको आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, मैं आपसे ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको नहीं भूल जाऊंगा फिर मैं, फैक्टर इनकम क्या होता है बेटा और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। इस हिंदी में बोलते हैं कारक आय, इसे बोलते हैं हस्तांतरित आय, हस्तांतरित आय। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई एक ए व्यक्ति हूं, ठीक है, और मुझे बी ने, मैं ए हूं और मुझे बी ने कुछ भुगतान किया है, ठीक है, कुछ मेरे को उसने भुगतान किया है, इससे मुझे क्या हुई है उस भुगतान से मुझे आय हुई है। लेकिन बी ने जो मुझे भुगतान किया है बेटा, वो क्यों किया है, क्योंकि मैंने बी के लिए कुछ काम किया है। बी के लिए मैंने उसको मैंने वस्तुओं में या सेवाओं में मैंने क्या किया है, उसका मैंने उत्पादन किया है। ध्यान समझिएगा, जैसे मैं ए हूं
और मुझे बी ने कुछ भुगतान किया है बेटा, ठीक है, और उस भुगतान से मुझे कुछ आय हुई है। लेकिन बी ने मुझे भुगतान क्यों किया है? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने से वस्तुओं का उत्पादन किया है उसके लिए, या फिर मैंने सेवाओं का उत्पादन किया है, किसके लिए? बी के लिए, इसलिए उसने मुझे क्या किया है? भुगतान किया है। तो आप देखिए कि मुझे उत्पादन के परिणाम के रूप में, है ना, उत्पादन का ये फल है ना, उत्पादन का परिणाम बोलिए, रिजल्ट है कि मैंने जो बी के लिए उत्पादित किया है उसके परिणाम के लिए जो मुझे आय प्राप्त हुई है उसे बोलते हैं कारक आय, राइट है। अर्थात यदि मैं किसी के लिए कुछ काम करता हूं तो उस काम के बदले में जो मुझे इनकम होती है उसे बोलते हैं बेटा फैक्टर इनकम। आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं ए हूं और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार के द्वारा मान लीजिए मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है, या मान लीजिए कि मैं 60 साल का एक बुजुर्ग हूं और इसलिए भारत सरकार मुझे वृद्धा पेंशन दे रही है, ठीक है, या मान लीजिए मैं विकलांग हूं और भारत सरकार मुझे विकलांग पेंशन दे रही है, ठीक है बेटा, दिव्यांग या विकलांग पेंशन दे रही है। मान लीजिए मैं बेरोजगार हूं और भारत सरकार मुझे बेरोजगार भत्ता दे रही है, ठीक है बेटा। तो देखिए ध्यान से, ये कैसा भुगतान है बेटा? ये एक पक्षीय भुगतान है, ये एक पक्ष है ना, भारत सरकार एक पक्ष है और मुझे वह भुगतान कर रहा है और उस भुगतान के कारण मुझे कुछ आय प्राप्त हो रही है। लेकिन देखो ये जो भुगतान कर रहा है ये पक्ष मेरे को, वो एक पक्षीय भुगतान, अर्थात मैंने इसके लिए कोई काम नहीं किया है, मैंने कोई भी उत्पादन नहीं किया है इसके लिए, है ना। भारत सरकार के लिए मेरे को भारत सरकार एक तरह से एक पक्षीय भुगतान कर रही है ना, ठीक है। तो इस तरह से जब एक पक्षीय भुगतान हो, अर्थात आप कह सकते हो उत्पादन के परिणाम के बिना, उत्पादन के परिणाम के बिना, है ना, क्या मिले आपको? आय हो। उत्पादन के परिणाम के बिना जब आपको क्या हो बेटा? आय हो। तो ऐसी आय को बोलते हैं हस्तांतरित आय, ट्रांसफर इनकम। और इस इनकम को नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के आकलन में शामिल नहीं किया जाता। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए हम बात करेंगे अब इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है, अर्थात हिंदी बोलते हैं इसको आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर्थिक विकास। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है बेटा? माफ करिएगा। देखिए आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए राष्ट्रीय आय जो है ना, नेशनल इनकम, उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि या नेशनल इनकम एक ही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए आर्थिक समृद्धि क्या है? एक यह जो है प्रति व्यक्ति आय को पर कैपिटा इनकम के द्वारा इसका आकलन किया जाता है। आर्थिक समृद्धि का आकलन जो है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बेटा कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आप क्या करो, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, राष्ट्रीय आय को, ठीक है, किससे? जो जनसंख्या है उस देश की, उससे डिवाइड कर दो। तो जो आएगा वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग इस समय 2104 अमेरिकन डॉलर है, ठीक है, राइट, है ना, इतनी है, राइट, लगभग। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम क्या ज्ञात करते हैं? आर्थिक समृद्धि। वही जो आर्थिक विकास है बेटा, इसके आकलन का जो पैमाना है वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय ना होकर जीवन स्तर है। जीवन स्तर, आपका जीवन, आपकी लाइफ कितनी मतलब
आरामदायक है, कितने आपका जीवन स्तर में कितना सुधार है या कितना उसमें गिरावट है ना। अर्थात जीवन स्तर के आधार पर आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो प्रति व्यक्ति आय यदि आपकी अच्छी होगी तो आपका जीवन स्तर भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का भी आकलन करते हैं। आप कह सकते हो यहाँ पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं, लेकिन साथ में क्या देखते हैं, जीवन स्तर भी देखते हैं। इसके अलावा और क्या अंतर है बेटा, देखिए आर्थिक जो समृद्धि है वो एक क्वांटिटी परिवर्तन को दर्शाता है, एक मात्रात्मक परिवर्तन का सूचक है। ठीक है, मात्रात्मक, राइट। जबकि आर्थिक विकास जो है मात्रात्मक क्वांटिटी के साथ साथ में क्वालिटी परिवर्तन को, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेंजेस को दर्शाता है। क्या, आर्थिक विकास। अर्थात मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों परिवर्तन को दर्शाता है। कौन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, राइट। इसके अलावा बेटा आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ सकती है, यदि हम उत्पादन की दर में क्या कर दें, वृद्धि कर दें। वस्तुओं के उत्पादन में या सेवाओं के उत्पादन में क्या कर दें, यदि हम वृद्धि कर देंगे तो आर्थिक समृद्धि अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहीं आर्थिक विकास कैसे बढ़ेगा बेटा, आर्थिक विकास तब बढ़ेगा जब हम देश में सबको रोजगार दे दें, गरीबी खत्म कर दें, मतलब आय की असमानता खत्म कर दें, आय की समानता ला दें, है ना। ठीक है, तब आर्थिक विकास हमारा अच्छा होगा। इसके अलावा सब जितने भी कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषण को क्या कर दें, समाप्त कर दें, है ना। सुपोषण ला दें, है ना, देश में, राइट। भ्रष्टाचार को समाप्त कर दें, है ना। ठीक है, राइट है बेटा, है ना। तो इस तरह से आर्थिक विकास कब बढ़ेगा, जब हम ये सारे काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को उच्च ले आए, है ना, अच्छा लेकर आ जाए। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। ठीक है, आपसे एग्जाम में बेटा पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने पढ़ लिया नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंसेस है बेटा। हमने पढ़ लिया इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या अंतर है। ठीक है, हमने पढ़ लिया फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या अंतर है। हमने पढ़ लिया आपका कि घरेलू सीमा क्या होती है इकोनॉमिक्स के संदर्भ में। हमने पढ़ लिया सामान्य निवासी कौन होता है या कौन नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा हम देखेंगे साधन लागत, है ना। ठीक है बेटा, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और देखेंगे बाजार मूल्य या लागत, है ना, मार्केट प्राइस। ठीक है, बाजार लागत, दोनों में बेटा क्या अंतर है। देखो साधन लागत, मेरी बात समझिए, ये दोनों जो है ना, ये क्या है, उत्पादन को दिखाते हैं। उत्पादन, एक उत्पादन की लागत है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे देखिए मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर जहां ये बनता है जब कारखाने से बना होगा तो जो इसकी उत्पादन लागत होगी बेटा, जितने रुपए में बन गया होगा, वह क्या है, साधन लागत है। ठीक है, वह क्या है बेटा, वह कॉस्ट प्राइस है। यह मार्कर जितने रुपए में बनकर तैयार हो गया कारखाने द्वारा, वह इसकी क्या हो गई, साधन लागत हो गई। ठीक है, और बाजार मूल्य क्या है बेटा, यह मार्कर बाजार में, मार्केट में जिस रेट से बिकता है, इसकी बिक्री जो मूल्य है, जो इसकी बिक्री मूल्य है ना, वह क्या है बेटा, मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो बिक्री मूल्य में पता है कैसा होता है भाई, बिक्री मूल्य में क्या होगा, साधन लागत में क्या जोड़ दें हम, क्या जोड़ दें, जो अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा अप्रत्यक्ष है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी बोलते हैं निवल
अप्रत्यक्ष कर को आप इसमें जोड़ दीजिए। साधन लागत में आप क्या जोड़ दीजिए? निवल अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दीजिए। तो जो आएगा उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो इसको। आप यहां पे आपको साफ से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, साधन लागत कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा, साधन लागत प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में बोलते हैं निवल अप्रत्यक्ष कर, ठीक है बेटा, बराबर होता है बेटा मार्केट प्राइस, राइट, बाजार लागत। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, यहां पर और देखिए, निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है बेटा? निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है बेटा? देखिए, बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर, है ना, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। सब्सिडी, प्रत्यक्ष कर में सब्सिडी को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, निवल अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें बेटा हम पढ़ेंगे आगे, जब जीडीपी पढ़ेंगे, ठीक है, एनडीपी पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको मैं पहले ये सब बता दे रहा हूं। हाँ, ऐसे एक चीज और समझ लीजिए, ग्रॉस वैल्यू और एक होता है नेट वैल्यू, है ना बेटा? ठीक है, सकल मूल्य ग्रॉस वैल्यू और एक होता है बेटा निवल नेट वैल्यू। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, सकल मूल्य मतलब किसी भी चीज़ की पूरी प्राइस, जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, और मान लीजिए नया होगा, है ना, आप देखिए सीधी सी बात, सकल मूल्य में जब सकल मूल्य से हम क्या करें? मूल्य ह्रास को, मूल्य ह्रास को क्या करें? घटा दें। ठीक है, तो जो बचता है वो क्या है? निवल मूल्य है, राइट। आपको पता है कि जैसे 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 हमने कोई चीज़ खरीदी तो उसकी कॉस्ट अलग होती है, तो वो सकल मूल्य, ठीक है, और जैसे जैसे वो चीज़ क्या होगी? पुरानी हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा? उसमें अब घिसावट आएगा ना, ये घिसावट है, मूल्यह्रास क्या? घिसावट है, मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? खराब होते जाएंगे, घिसेंगे, तो उसकी कीमत भी क्या होती जाएगी बेटा? घटती जाती है। ठीक है, तो सकल मूल्य में क्या घटा दे? घिसावट को घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? निवल मूल्य आ जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है, अभी हमारा नेशनल इनकम की जो क्लास है वो बेटा खत्म नहीं हुई है। अभी हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय, ये सब देखना है। ठीक है, अभी हमें बहुत कुछ जानना है इस बारे में, जहाँ से प्रश्न आपके यूपीएससी में आते हैं, स्टेट पीसीएस में आते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरा गाइडेंस करें, मार्गदर्शन करें। यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरी वीडियो में कोई कमियां हैं, ठीक है, तथ्यात्मक रूप से कुछ कम है, तो मुझे आप कह सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करता है उसके साथ ये शेयर करें मेरी वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।